हेलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी। आ, अभी दिख रहा है और वीडियो दिख रहा है अभी मेरा? ओके, और आवाज क्लियर है? और जो बेसिक मैथ्स वाली जो स्क्रीन शेयर कर रखी है अपन ने? ओके, मतलब ऑल ओके। आज के लिए ऑल ओके। ऑल ओके। ओके, तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार कल की कुछ बातें हैं जिनको एक बार दोहरा देता हूं ताकि अपने को बातें थोड़ी सी आसान लगे, अपने को समझने में थोड़ी ठीक लगे, है ना? कल की जो हैंडआउट है आपने देखे होंगे, आपको मिले होंगे हैंडआउट। आपने अगर उन हैंडआउट्स को, जिसमें टोटल मिला के अगर देखा जाए तो पढ़ने वाले 9 या 10 पेज थे टोटल, है ना? तो उन सारे पेजेस में अपन ने मोटी मोटी 3 बातें सीखी थी। पहली बात, नंबर 1, पहली बात अपन ने ये सीखी थी कि जब कभी भी हमें चाप की लंबाई दी हुई हो, जब कभी भी हमें त्रिज्या दी हुई हो और कोण ज्ञात करना हो, या इसी बात को मैं यूं कह दूं कि चाप, त्रिज्या और कोण, अगर इन तीनों में संबंध अगर मुझे निकालना है तो क्या करना होगा? मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको कहता हूं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। सीधा सा अपने को ये याद रखना है कि कोण जब भी किसी का निकालना है, किसी वृत्तीय पथ पर घूम रहे कण द्वारा जो कोण केंद्र पर बनाया जाता है, अगर वो निकालना है तो उस केंद्र पर बने कोण के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे चाप बटे त्रिज्या। उसी के संदर्भ में मैंने पहली बात ये कही थी कि चाप और त्रिज्या समान इकाई में रखनी होगी। इकाई का मतलब समझते होंगे कि अगर चाप मीटर में है तो त्रिज्या भी मीटर में।
क्योंकि दोनों है तो लंबाइयां ही ना। त्रिज्या भी क्या होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, कोई लंबाई होती है। चाप भी क्या होता है, जो हम उस वृत्तीय पथ पर घूमते हैं वो वाली लंबाई। तो यहां से हमें ये बातें सीखने को मिलती है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में, अगर चाप हमारा सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी सेंटीमीटर में होगी। और उन दोनों के अनुपात लेने पर, यानी चाप बटे त्रिज्या करने पर जो राशि आएगी वो राशि होगी हमारा कोण। पर अब जरूरी बात यहां पर यह है कि वो कोण, मैं वापस से चाहूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि उस स्थिति में थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या में, अब ये जरूरी रूप से अपने को ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए जो थीटा होना चाहिए वो किस इकाई में होना चाहिए, वो रेडियन में होना चाहिए। तो यहां से फिर उसके बाद हमने कहा कि अब क्या कोणों को सिर्फ रेडियन में ही नापा जाता है? तो आपने, कुछ ही लोगों ने कहा कि यार अब तक तो हम डिग्री में नापते थे। तो फिर यहां से दोनों राशियां, दोनों इकाइयां यहां पर मिली कि डिग्री और रेडियन दोनों एक ही चीज को नापने की दो अलग अलग इकाइयां हैं। आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि कोण को ही नापने के लिए डिग्री और रेडियन दो अलग अलग इकाइयां हैं, जिनमें हमने क्या कहा कि जब हम एक पूरे चक्कर की बात करते हैं, पूरे एक चक्कर की बात करते हैं, तो उसको रेडियन में तो क्या लिखते हैं, 2 पाई रेडियन लिखते हैं कुछ इस तरीके से। और डिग्री में उसको क्या लिखते हैं, 360 डिग्री लिखते हैं। तो इस तरीके से रेडियन और डिग्री, डिग्री भाई मैं क्या कहना चाहता हूं यहां पर, आपको ये बात ध्यान से समझनी ही पड़ेगी कि 2 पाई 360 के बराबर नहीं है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर है। मतलब मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब कोई यहां पर ये कहे कि 100 के बराबर है, ये बात तो अखंड मूर्खता वाली है। हम यहां पर बात को पूरी तरीके से कहेंगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। इकाइयों के साथ वास्तविकता में जो हम कह रहे हैं उसका तात्पर्य निकलता है, अन्यथा ये बात पूरी तरीके से गलत हो जाएगी और हम मूर्ख साबित हो जाएंगे। पक्की बात। तो इस संबंध को, जिसमें रेडियन और डिग्री दोनों इकाइयों को हमने कंपेयर किया है, तुलना की है, बराबर किया है, और इसी संबंध को लेकर हमने फॉर्मूले बनाए और हमने कहा कि जब कभी भी रेडियन से डिग्री में परिवर्तन करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, 180 बटा पाई से गुणा कर देंगे उस राशि को, उस संख्या को जो रेडियन में लिखी हुई है। और अगर इसका उल्टा करना पड़े, यानी डिग्री से रेडियन में बदलना पड़े, तो उस स्थिति में हम पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे उस राशि को जो डिग्री में दी हुई है। डिग्री में दी हुई उस राशि, यानी 10 डिग्री है तो 10 को गुणा कर देंगे पाई बटे 180 से। 20 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है, जो भी है हम उसको गुणा कर देंगे और वो डिग्री वाली राशि, यानी डिग्री वाला जो कोण है वो रेडियन में परिवर्तित हो जाता है। कुछ हमने ये बातें की थी, क्लियर है मामला। इसके बाद हमने साथ के साथ ये भी कहा था कि डिग्री की और छोटी इकाइयां भी है, तो 1 डिग्री को 60 मिनट, ये डैश जो लगा रहे हैं ना, ये मिनट कहलाता है। और इसी तरीके से 1 मिनट को और छोटी इकाई जिसको सेकंड कहते हैं उसमें हम बदल देते हैं। मैं यहाँ इस डैश को लिख देता हूं, ये मिनट कहलाएगा, और डबल डैश को मैं लिख देता हूं, ये सेकंड कहलाएगा। और मैं फिर से आपको ये बात याद दिला दूं कि ये मिनट और सेकंड हमारे घड़ी वाले मिनट और सेकंड बिल्कुल भी नहीं है। एक और चीज साथ में मैंने ये कही थी कि जब कभी भी यहां से इस रेखा को घुमाने की बात होगी और ये अगर यहां पर इस तरीके से, इस प्रकार से, यूं अगर घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वामावर्ती दिशा में अगर ये घूर्णन करता है कोई भी रेखा, तो जो कोण बनेगा वो धनात्मक कोण बनेगा। और यहां से अगर ये दक्षिणावर्ती, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, यानी नीचे की तरफ घूर्णन करेगा, तो उसको हम नेगेटिव थीटा यानी माइनस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी बातें हैं मैं यहां पर लिख देता हूं स्टार्टिंग में ही कि ये हो गया आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 शुरू। ठीक है बात। तो चलिए यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर जो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में परिवर्तन की बात थी, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। अनावश्यक फालतू कोई भी बात या जो भी कोई आपके छोटे मोटे पढ़ाई से हटकर जो सवाल है
मेरी बात को सुन लो, जो पढ़ाई से हटकर सवाल है उसको चैट बॉक्स में लिखने में अपना ध्यान और समय बेकार ना करें बेटा। अभी जरूरी क्या है, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस तरीके के इंटरेक्शन में आप और हम बैठे हैं, और अगर आपके घर वाले आपके आसपास कोई बैठे हैं तो उनको भी समझ आ रहा होगा कि आप जो मैं कह रहा हूं पहले वो सुने, उन बातों को समझे, सीखे, और पढ़ाई से संबंधित कोई डाउट आता है तो टाइप करें, अदरवाइज की और कोई बात यहां पर अभी नहीं करें। मतलब पढ़ाई कैसे करनी है, पीडीएफ कब है, या क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी बातें बाद में, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं यहां से, और हमने क्या कहा कि यदि अब मुझे कुछ, क्योंकि आपको भी समझ आ रहा होगा कि रेडियन, किसी भी कोण को रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कभी भी किन्हीं भी हालातों में मुझे बदलना पड़ सकता है, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है ना यार, कि कभी किसी कोण को मुझे डिग्री में चाहिए, कभी रेडियन में चाहिए, कभी कोई सवाल आ गया कि रेडियन में लिखूं, डिग्री में लिखूं, या परिवर्तन करना पड़ा, तो ये परिवर्तन अब अगर इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है तो मुझे याद रख लेना चाहिए। मतलब देखो, जो लोग जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे कोई लोग बैठते होंगे, अब उन लोगों का काम क्या है कि कोई अमेरिका जा रहा है तो वो उससे रुपए लेगा और रुपए के बदले उससे उसको डॉलर दे देगा। ऐसे कैसे वहां अमेरिका के एयरपोर्ट पे भी क्या होगा, वहां पे भी कोई एक ऐसा बंदा होगा जो वहां पर, वहां से अगर कोई यहाँ आ रहा है तो उसको डॉलर लेगा उससे, और उसको डॉलर के बदले रुपए दे देगा और उसको यहाँ पे भेज देगा। समझ रहे बात को? तो यहां से जो ये कन्वर्जन है, अगर किसी का रोजाना इसी चीज से काम पड़ता है कि उसको डॉलर के बदले रुपए देने हैं, रुपए के बदले डॉलर देने हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको चीजें धीरे धीरे सीख ही लेनी पड़ती है, क्योंकि कहां तक वो कैलकुलेट करता रहेगा, उसको उसको फ्रीक्वेंटली वो चीजें सीख लेनी पड़ती है, याद रख लेनी पड़ती है। तो वही काम अपना यहां पर है। अपने को भी क्या करना पड़ेगा, अपने को भी डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में ये बदलने का जो काम है ये तुरंत सीख लेना पड़ेगा। तो यहां से हम जो सीखने की प्रक्रिया है मैं उसको समझाता हूं, आपको बात दिख भी रही होगी, आपको समझ में भी आएगा, मेरी बात का यहां से ध्यान देना शुरू करना। आप सबसे पहले इस बात को देखो कि हमने ये बात तो कही कि 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। ये बात तो याद रखने में किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। अब आप भी जानते हैं कि अगर मैं दोनों हिस्सों में इस तरफ यानी 2 पाई की तरफ भी और 360 डिग्री की तरफ भी 2 से भाग दे दूं, और अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो ये किस राशि में, किस संख्या में बदल जाएगा? यहां क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा 2 पाई की जगह, और 360 180 के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 का भाग देने के बाद। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है, जैसे 2 पाई 360 डिग्री के बराबर था। और इसमें 2 का भाग दो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और 2 का भाग दो। तो जैसे और एक बार और 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? पाई किस में बदल जाएगा? पाई बाई 2 में, और उधर 180 का क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब जो समकोण होता है 90 डिग्री जो होता है, इसको अगर रेडियन में लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? पाई बाय 2 लिखेंगे। एक बार और यही काम कर लो, एक बार और जब आप यहां पर भाग दोगे तो पाई बाई 2 पाई बाई 4 में बदल जाएगा, और यहाँ 90 45 में बदल जाएगा। भाग देना तो आता होगा ना अपने को बेटा, है ना? तो चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से जो ये और कन्वर्जन है और जो परिवर्तन है, इनको देखना क्या करना है। देखो यहां से यहां पर आने में 3 से गुणा करना है नीचे, और 3 से जब आप गुणा करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 पाई बाई 4, और 45 को भी 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 135। तो ये सब कन्वर्जन है बेटा, ऐसे ही याद रखे जाते हैं। मतलब आप मोटी मोटी चीज में आपको बताऊं ना क्या क्या याद रख लो, तो 2 पाई तो आपको याद होगा ही होगा। मैं एक बार यहाँ पे लाल कलर के पेन से टिक लगा देता हूँ, 2 पाई तो याद होगा ही होगा। साथ के साथ पाई भी याद हो ही गया होगा, इतना तो अपने दिमाग है ही सही यार। पाई बाई 2 भी याद हो गया होगा। साथ ही साथ अपने को यहाँ पर पाई बाई 4 भी अब याद रह जाना चाहिए कि 45 डिग्री पाई बाई 4, 90 डिग्री पाई बाई 2। इसी तरीके से यहां से अपने को, हमने क्वेश्चन भी किया था कि ये पाई बाई 3 60 डिग्री के बराबर होगा, तो ये भी याद रह जाना चाहिए। इसी तरीके से यहां से अपने को ये भी याद रह जाना चाहिए कि जो ये पाई बाई 6 है ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये मोटे मोटे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो अपने को सबको याद रहने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है, ये वाली देखो, इसमें क्या करना है? 5 पाई बाय 6 है। अरे तो देखो आपने कहा कि सर पाई बाय 6 को 30 डिग्री आप कहते हो, और गुणा 5 किया हुआ है तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं इसी तरीके से यहां से आपसे पूछ लूं कि बताओ 7 पाई बाय 6 कितना होगा, बोलो। पाई बाय 4 45 कैसे आया बेटा? भाग दे रहा हूं यार, पाई बाय 4 45 कैसे आया? 90 में 2 का भाग देगा तो कितना आएगा? अरे 90 में 2 का भाग देगा तो कितना आएगा? 45। और पाई बाय 2 में 2 का भाग देगा तो कितना आएगा? पाई बाय 4, है ना?
210 डिग्री, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप देख पा रहे होंगे कि π/6 को अभी हाल मैंने क्या कहा, 30 डिग्री कहा कि नहीं कहा, और गुणा कितना करना है, बाहर कितना लिखा हुआ यहां पर, ये 7, देखो 7π/6, तो अपने आप तुरंत अपना आंसर कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? चलो उल्टा काम करते हैं, ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं यहां पे लिख देता हूं एग्जाम्पल, दिमाग लगाना थोड़ा सा, है ना। हम यहां से कह देते हैं कि ये 240 डिग्री है बेटा। अब डिग्री को रेडियन में लेके जाना है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता है यहां से इसको लिखा जा सकता है 60 गुणा 4, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, 60 गुणा 4, अरे जब भी तो 240 बन जाएगा। और अभी हाल आपने देखा कि 60 को क्या लिख सकता हूं रेडियन में, तो सीधा सीधा यहां से क्या हो जाएगा, 4 अपनी जगह रह जाएगा, और 60 डिग्री को क्या लिख दूंगा, π/3, तो ये क्या हो जाएगा, 4π/3। आ रही है बात समझ में बेटा? कोई कठिन चीज नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ना ही है सीरियसली, तो बिल्कुल आपको ये बातें समझ में आई होगी। बहुत बढ़िया, आंसर सही आ रहे हैं लोगों के, बहुत सही आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए चलिए, तो हम थोड़ा सा अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और अब मैं ये बताता हूं कि जो ये कोण है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो कोण है, इन कोणों को हम त्रिकोणमिति में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर त्रिकोणमिति क्या होती है ना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सारी चीजें आपको यहां पर दिख रही है, सारी बातें आपको यहां पर समझ में आती जा रही है। अब मैं त्रिकोणमिति के लिए आपको कुछ बातें समझाता हूं, ध्यान से समझना। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है कि हम जब कभी भी, मैं वापस से यहां पर पिछले पेज पर आ जाता हूं और थोड़ी सी इस जगह का इस्तेमाल करता हूं, और ध्यान से समझना, त्रिकोणमिति, इस त्रिकोणमिति का मतलब कुछ ऐसा है कि जब 3 कोणों से बनी कोई ज्यामिति की हम बात करते हैं, त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, ये सब अपन ने पढ़े। तो यहां पर जो ये त्रिकोणमिति की बात हम करते हैं, तो त्रिकोणमिति में हम यहां पर समकोण त्रिभुजों की बातें किया करते हैं। अर्थात इस स्थिति में एक कोण तो आवश्यक रूप से 90 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा कोण थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा कोण थीटा कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि यदि इस प्रकार की स्थिति है कि जो ये दूसरा कोण थीटा, जो कि एक न्यून कोण होगा, जो दूसरा कोण थीटा एक न्यून कोण होगा। अब इस न्यून कोण की स्थिति के लिए हमने यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ देखा है। अब इस समकोण त्रिभुज में जब ये थीटा हमने देखा है, जो लाल रंग में अपने को यहां पर ये थीटा नजर आ रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जो थीटा नजर आ रहा है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। इस त्रिभुज को आप सब लोग देख पा रहे होंगे, और मैं थोड़ा सा इसको आकार में बड़ा करके आपके सामने दिखाता हूं कि ये जो थीटा आपको नजर आ रहा है, इस थीटा के जो सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा का मतलब क्या हो गया, सम्मुख भुजा का मतलब हो गया इसके सामने ये वाली भुजा, ये है सम्मुख भुजा, इस थीटा कोण के सामने वाली भुजा। तो इस सम्मुख भुजा को कहा जाता है लंब। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर, नीचे लिखा भी हुआ है परपेंडिकुलर, है ना। तो ये हो गया अपना लंब। ठीक है, थीटा से जुड़ी हुई जो भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, आधार। और इस त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण। जो सबसे लंबाई में सबसे बड़ी जो भुजा है उसको हम सदैव क्या कहेंगे, कर्ण। तो समझना मेरी बात को कि कर्ण जो भुजा रहती है, इस कर्ण भुजा में कोई किसी को कंफ्यूजन आज तक हुआ ही नहीं, क्योंकि जब भी समकोण त्रिभुज रहता है तो जो लंबाई में सबसे बड़ी भुजा होती है वो तो सबको, मतलब अंधे को भी दिख जाए, वैसी वाली कंडीशन है। डाउट जो रहता है वो
लंब और आधार में रहता है, मतलब बहुत सारी बार हम लंब और आधार में अपन यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे आगे चल के। मैं एक बात फिर से यहां से रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको बुरा लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो बातें मैं बोल रहा हूं और जिन बातों पर मैं विशेषकर रुक कर बात कर रहा हूं, समझ लेना वो इंपॉर्टेंट है। समझ लेना उन्हीं चीजों में आपको गलती होने वाली है, तो उस बात को हल्के में ना लो। इनफैक्ट आप इतनी फीस देकर बैठे हैं तो हल्के में किसी चीज को ना ले। अगर मैं पूरी मेहनत करके यहां पर पूरी बात डिटेल में बता रहा हूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी पूरी बातें डिटेल में सुने। ठीक है बात? तो मैंने क्या कहा, लंब हमेशा इसी तरीके से जज करना है कि थीटा, किस कोण को वास्तव में आप थीटा कह रहे हैं, उस थीटा के बिल्कुल सीधा चल जाओ, आपको वहीं पर जो लंबी खड़ी भुजा मिलेगी वो लंबी भुजा अपनी लंब हो जाएगी। जो जिस भुजा से वो थीटा टच हो रखा है, ये वाली आधार हो जाएगी। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस, तो इसको स्मॉल बी से भी लिखा जा सकता है। और कर्ण सबसे बड़ी भुजा, इसको अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको एच भी लिखा जा सकता है। अब आ जाइए आप यहां पर। अब ध्यान से आपने देखा कि यहां पर तीन भुजाएं हैं, और अगर तीन भुजाएं हैं तो इन तीन भुजाओं को लेकर अब हम कितने अनुपात बना सकते हैं? ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पी लंब को हमने परपेंडिकुलर कहा, आधार को बेस कहा, और इसको हमने हाइपोटेनियस कहा। तो मैं यहां पर हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि ये बातें आपको जरूरी रूप से याद रखनी है, नाम अपने को पूरे पता होने चाहिए। अब मैं यहां से क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना और समझना बेटा। यहां पर वास्तव में तीन भुजाएं हैं। अब जो तीन भुजाएं हैं ना, इन तीन भुजाओं को लेकर हम कितने अनुपात बना सकते हैं? तो हम क्या क्या यहां से कर सकते हैं? हम कुछ इस तरीके से यहां से कर सकते हैं कि एक बार मैं यहां से किसको ले लूं, एक बार मैं यहां पर ले लूं लंब को और आधार को, पहली बात। एक बार मैं ले लूं आधार और कर्ण को, दूसरी बात। और एक बार मैं यहां पर चयन कर लूं किसका, लंब का और कर्ण का। तो तीन अलग अलग जोड़े बने, समझना मेरी बात को, तीन अलग अलग जोड़े बने। तो जो पहला यहां पर जोड़ा बना है वो बना यहां से लंब बटे कर्ण। मैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, आप चाहे तो यहां पर इसको यूं भी लिख सकते हैं। चलो आप हिंदी में ही पढ़ेंगे तो आपको हिंदी में ही चीजें याद रहनी चाहिए। एल मतलब लंब हो जाएगा अपना, मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं हिंदी। हिंदी में अपन यहां पर लंब को एल से लिख देंगे, आधार को ए से लिख देंगे, कर्ण को के से लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल। और यहां से जो हमने सबसे पहला अनुपात बनाया है, ये अनुपात है अपना लंब बटे कर्ण साइन थीटा। दूसरा यहां से इस ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। और तीसरा यहां से हो जाएगा लंब बटे आधार यानी टेन थीटा। अब आपको भी समझ आया कि तीन ही तो भुजाएं हैं, तो तीन ही तो जोड़े बने। तो हमने एक बार लंब बटे कर्ण किया, एक बार आधार बटे कर्ण किया, एक बार लंब बटे आधार किया। अब एक बार और क्या काम करेंगे पता है, इनको पलट के भी लिखेंगे। यानी जो लंब और कर्ण का जोड़ा लिया है ना, इस लंब और कर्ण के जोड़े में से अभी लंब ऊपर है, अब अगर उसको मैं उल्टा करके कर्ण बटा लंब लिखता हूं तो वो क्या बन जाएगा, वो कॉसेक थीटा बन जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं कॉस का उल्टा करता हूं कर्ण बटे आधार तो वो सेक थीटा बन जाएगा, और आधार बटे लंब करता हूं तो वो कॉट थीटा बन जाएगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि कुल मिलाकर यहां पर हमें 6 अनुपात मिलते हैं। यानी किसी त्रिभुज में किसी कोण थीटा के सापेक्ष कितने त्रिकोणमितीय अनुपात अधिकतम संभव हो सकते हैं, तो आपका जवाब होगा 6। कोई कहे कि 6 ही क्यों, तो उसका जवाब मैंने आपको बताया कि तीन भुजाओं को लेकर 6 प्रकार के जोड़े बनाए जा सकते हैं, 6 से न कम न ज्यादा। पक्की बात। अब इसको ट्रिक को वैसे आपको सबको पता है कि ट्रिक याद रखनी है, ये तरीका याद रखना है, तो इसका तरीका होता है लाल बटे कक्का।
इस तरीके से लाल बटे कक्का एक ट्रिक अपन इसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम सबसे पहले लाल अपन ने लिखा तो सबसे पहले लंब बटा कर्ण मिला तो वो क्या हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद आधार बटे कर्ण मिला तो वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और तीसरे नंबर पे लंब बटे आधार मिला तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। फिर उल्टा नीचे से पढ़ो कि जब अपने को यहां पर उल्टा करना पड़ा यानी कर्ण बटे लंब करना पड़ा तो क्या हो गया कॉसेक थीटा, जब यहाँ उल्टा कर्ण बटे आधार करना पड़ा तो सेक थीटा, और जब यहाँ पर आधार बटे लंब करना पड़ा तो क्या हो गया कॉट थीटा। तो अपने को यहां से मैं वापस से ट्रिक रिपीट कर देता हूं, इसको कहा जाता है लाल बटे कक्का। हिंदी में कुछ इस तरीके से अपन लिख लेते हैं। तो यहां से अपने को एल ए एल और नीचे के ए इस तरीके से जो ये लिखना पड़ा है, इसको ध्यान में रखते हुए अपने को जब हम ऊपर की तरफ से शुरू करेंगे तो पहले साइन आएगा लंब बटे कर्ण करने पर, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आएगा, फिर जब उल्टा नीचे से कर पढ़ेंगे यानी साइन का उल्टा कौन हो जाएगा कॉसेक, कॉस का उल्टा कौन हो जाएगा सेक, टेन का उल्टा कौन हो जाएगा कॉट। तो इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने आ चुके हैं। अब एक और जरूरी बात यहां पर रहती है कि जब हम छोटी क्लासों में होते हैं तभी हमें बताया जाता है कि समकोण त्रिभुज का एक बहुत ही जरूरी गुणधर्म होता है, एक बहुत ही जरूरी प्रमेय होती है, बहुत ही जरूरी एक नियम यहां पर हमारे पास होता है समकोण त्रिभुज के संदर्भ में। और वो क्या होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो हमारे पास ये कर्ण है, इस कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये संबंध होता है। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, अंग्रेजी में तो इसको परपेंडिकुलर को P, आधार को बेस B, कर्ण को हाइपोटेनियस H लिखते हैं। ये सारी जो बातें मैं सिखा रहा हूं ये आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम ध्यान रखते हुए सिखा रहा हूं, कंफ्यूज ना होना। मैंने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया कि हिंदी में अपन लंब को L से, आधार को A से, कर्ण को K से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ी सी और जरूरी बातें आपके सामने करता हूं। बेटा क्या है कि जो ये पाइथागोरस प्रमेय है, कोई भी त्रिभुज जो होता है वो त्रिभुज जिसके लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, इस प्रकार के सारे त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं। मैं रिपीट कर दूं कि अगर किसी भी त्रिभुज में आप लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को करके उनको दोनों को जोड़ के अगर उसको कर्ण के स्क्वायर यानी कर्ण के वर्ग के बराबर साबित कर दोगे, प्रूव कर दोगे, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, डेफिनेटली आपको वो त्रिभुज, वो किस प्रकार का त्रिभुज आप उसको लिख सकते हो, उसको समकोण त्रिभुज आप लिख सकते हो। तो यहां पर क्या रहता है, एक छोटी सी बात और मैं समझाता हूं आपको। यहां पर क्या रहता है बेटा कि यहां ना हमारे पास ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के कुछ कुछ संख्यात्मक मान रहते हैं। भुजाओं के कुछ संख्यात्मक मान रहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कुछ जोड़े हैं, जैसे अपन किसी एक त्रिभुज में इस्तेमाल करते हैं 3, 4 और 5 त्रिभुज की भुजाएं। ये एक भुजा की लंबाई 3, एक भुजा की लंबाई 4, एक भुजा की लंबाई 5। अब आप जानते हैं कि 5 सबसे बड़ी भुजा है, तो ये क्या बनेगी, 5 ही हमारी क्या बनेगी बेटा, कर्ण बनेगी। अब 3 और 4, 3 में से 3 अगर मान लो आधार है तो दूसरा लंब हो जाएगा, या 3 अगर लंब है तो दूसरा 4 आधार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करना है। और 3 और 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। पाइथागोरस कोई एक वैज्ञानिक है बेटा, कौन है, क्या है, वैज्ञानिक है पाइथागोरस, है ना, एक गणितज्ञ था। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। क्या 9 और 16 को जोड़ने पर, 9 और 16 को जोड़ने पर 25 आ रहा है। मतलब क्या, यहां पर ये जो जोड़ा है, ये जोड़ा पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। मतलब अगर कभी को किसी त्रिभुज की भुजाएं दे दी जाए 3, 4 और 5 और ये नहीं कहे कि वो समकोण त्रिभुज है, तो आपको खुद से दिमाग लगाकर, फिर आप ये मत पूछना सर किसने कहा,
किसने कहा ये समकोण त्रिभुज है? हमको नहीं समझ आता। तो बेटा इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको समझ आए, इसीलिए यहां पर पढ़ाया जा रहा है, ध्यान दे लो, है ना। तो अपन ने क्या कहा कि यदि अपने को 3 4 5 किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी, तो बेशक अपन दिमाग से क्या कह देंगे कि ये निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार से ये 6 8 10, इसी प्रकार से 5 12 और 15, इसी प्रकार से ये 7 24 और 25, इस प्रकार के ये एक बार बार काम आने वाले जोड़े हैं, जिनको हम पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम कह सकते हैं कि हाँ ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करते हैं, अर्थात ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं को व्यक्त करते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ सर्व समीकाएं होती है, आइडेंटिटीज, मतलब यूं मान लो कि ये बातें 100% करेक्ट है, ठीक है। सर्व समीकाएं आपको पता भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। किसी को जरूरत है बताने की कि सर ये क्यों आया, कैसे आया? या फिर कोई ये कहेगा कि नहीं सर हमने तो 9th 10th में ये पढ़ रखा है, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो किसी को जरूरत हो तो वो सिर्फ, जिसको जरूरत है सिर्फ वो बोलो कि सर बता दो, कमेंट कर दो कि सर बता दो, वरना यहां से आपको, मुझे पता है क्योंकि पढ़ रखा है आपने, आप सब बिल्कुल, है ना, बिल्कुल अपन को आता है। फिर भी एक बार मैं साबित कर देता हूं, ध्यान से समझना, एक बार मैं साबित कर देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा कि साइन थीटा को क्या लिखोगे, है ना, साइन थीटा को क्या लिखोगे? तो मैंने कहा साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण लिखेंगे, लंब बटे कर्ण लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ। तो इसका क्या करना है, साइन थीटा का स्क्वायर। फिर दूसरा यहां पर ये बताओ कि कॉस थीटा को क्या लिखोगे? तो कॉस थीटा को क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब आप देखो यहां पर दोनों में नीचे के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर को क्या ले लू मैं, एलसीएम ले लू बेटा के स्क्वायर को। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? और लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर मिलके क्या बनते हैं, कर्ण स्क्वायर। और ऊपर भी क्या आ गया, कर्ण स्क्वायर, नीचे भी क्या आ गया, कर्ण स्क्वायर, और दोनों कर्ण स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा, 1। इसका क्या मतलब हो गया कि आप कुछ भी कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, दोनों का योग सदैव एक ही रहेगा। पक्की बात? बिल्कुल इसी तरीके से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी एक जरूरी बात है, ये तो है, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी, इसको तो मैं 5 स्टार देता हूं, इसको मैं 3 स्टार दे देता हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं खुद से, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर एक तीसरी बात, ये थोड़ा कम काम में आता है, इसको मैं 1 ही स्टार देता हूं, है ना। तो कभी कभी जब भी जरूरत आ जाए आप इसको भी याद रखने की कोशिश कर सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। पक्की बात? ओके। तो चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा भी है इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, तो अपने को याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब इस सवाल के मजे लूटते हैं अपन। सवाल के मजे कैसे लूटेंगे, तो ध्यान से देखना। इसमें कहा है कि अपने को दिया है कि एक साइन थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा ये त्रिकोणमितीय अनुपात 3/5 अपने को लिख रखा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये तो एक अनुपात होता है ना, किसी एक त्रिभुज में कितने संभव अनुपात होते हैं? सवाल का जवाब दो चैट बॉक्स में। किसी एक त्रिभुज में कितने संभव अनुपात हमने लिखने सीखे हैं? किसी एक त्रिभुज के लिए 6, बिल्कुल सही बात, यहां से हमने 6 सीखे हैं। उनमें से दे कितने रखे हैं बेटा, 1। समझ रहे, 1 अनुपात यानी साइन थीटा अपने को दे रखा है। अब अपना काम क्या है, अपना काम ये है कि हमें जो 5 बाकी के अज्ञात हैं ये ज्ञात करने हैं। जो 5 अज्ञात है वो सारे अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। अब आप साइन थीटा को पकड़ लो। साइन थीटा होता क्या है, आप कमेंट कर सकते हो लाल बटा कक्का के रूप में फटाफट। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण, बिल्कुल शाबाश, लंब बटे कर्ण। तो मैं यहां पर तुरंत लिख देता हूं कि लंब बटे कर्ण बराबर 3/5। यहां से क्या अपने को, यहां से क्या अपने को सीखने को मिलता है बेटा? आप इसको लंब लंब आधार कर्ण के रूप में ही लिखें तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। लंब बटे कर्ण मतलब, मैं थोड़ा सा एक काम और करता हूं कि अपन यहां पर इस इंग्लिश वाले पार्ट को थोड़ा साइड कर देते हैं। साइड कर देते हैं मतलब कि ये जो इंग्लिश के टर्म्स है ना,
यूं मान लो कि अपने को, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अपने को ये यूज नहीं करना है ना, अपन हिंदी वाले टर्म्स को ही यूज करेंगे और हिंदी वाले टर्म्स के रूप में ही अपन सीखेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि लंब साइन थीटा को लंब बटे कर्ण कहा, और लंब बटे कर्ण कितना है, लंब बटे कर्ण हमारा यहाँ पर 3/5 है, तो लंब की जगह थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितनी लिख दूं, 3 लिख दूं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कर्ण कितना लिख दूं, 5 लिख दूं। तो आधार कितना आ जाएगा बेटा, फटाफट से आधार बता दो, फटाफट से आधार बता दो सब लोग, आधार कितना हो जाएगा जल्दी से, 4। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो यहां से आधार अपना हो जाएगा 4, ठीक है। तो जो पता नहीं था वो भी पता लग गया। अब शुरू हो जाते हैं, अब शुरू हो जाते हैं अपन यहां से। साइन थीटा तो है ही सही, कॉस थीटा मैं यहां पर लिख लेता हूं LAL बटे के ए। तो कॉस थीटा को क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण a बटे के, यहां पे आएगा ना सेकंड नंबर पे कॉस थीटा, है ना। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, आधार कितना है 4/5। इसी तरीके से यहां से टेन थीटा लिख दो, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना आया है 4, 3/4। इसी तरीके से यहां पर कॉसेक थीटा लिख दो, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, होगा ना, कर्ण बटे लंब। तो यहां से कर्ण कितना है 5, लंब कितना है यहां पर 3, और फिर सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो आप डायरेक्ट देखो यहां पर सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो सीधा सीधा यहां से इसको 5/4 भी लिखा जा सकता है ना, बार बार दिमाग नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो डायरेक्ट अपन यहां से क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम यहां से ये सब त्रिभुज की भुजाओं का जो ज्ञान है इससे आगे बढ़ते हैं। कोशिश कीजिएगा बेटा, जब भी मैं सवाल पूछूं अपने जवाब लिखने की कोशिश कीजिए, आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो अब यहां से अब कुछ जरूरी चीजें हैं बेटा, जरूरी चीजें क्या है कि आपको भी पता है किसी त्रिभुज में कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये बहुत कॉमन कोण है, मतलब प्राय इनका इस्तेमाल करवा लिया जाता है। आपसे कह दिया जाएगा कि थीटा 30 डिग्री है, और बताओ साइन थीटा कितना होगा, कॉस थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा, कॉसेक थीटा कितना होगा। तो अपने को क्या करना पड़ता है कि अगर ये चीजें बार बार, अब आप बार बार लाल बटे कक्का लिखो, बुझाएं पता हो कि नहीं हो, अपने को ये कोणों के जो अनुपातों का मान है वो ज्ञात होना चाहिए बेटा। तो सबसे पहले अपन यहां पर ध्यान देते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, सबसे पहले अपन यहां पर ध्यान देते हैं इस साइन थीटा पर, कि जब थीटा का मान 0 होगा तो साइन थीटा कितना होगा। तो थीटा का मान 0 होगा तो साइन थीटा होगा 0, 0। जब थीटा का मान 30 डिग्री होगा तो साइन थीटा कितना होगा, तो वो मान आप याद रखेंगे कि वो मान कितना हो जाएगा, 1/2। जब थीटा का मान 45 होगा तो वो मान कितना होगा, 1/√2। जब थीटा का मान 60 होगा तो साइन थीटा कितना होगा, यानी साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, और साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1। अब यहां पर दो विशेष कोण और लिख रखे हैं मैंने, जो हो सकता है आपने पहले नहीं पढ़े हो, नहीं सुने हो, 37 डिग्री और 53 डिग्री। तो मैं एक मजे की बात बताता हूं, बुरा मत मानना, पर एक मजे की बात बताता हूं, ध्यान से देखना। अभी हाल अपन ने कहा कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है, और इस समकोण त्रिभुज के लिए अगर ये कोण अपने को, अगर ये भुजा यहां पर ये दी जाती है 3, ये भुजा यहां पर होती है 4, और ये भुजा यहां पर होती है 5। एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका लंब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं 3, जिसका आधार मैंने बनाया है 4,
और जिसका कर्ण मैंने बनाया है 5। और बेशक आप सबको ये बात समझ में आई होगी कि हाँ, ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं। 3, 4 और 5 जो भुजाएं होती है ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करते हैं। और इस जो ये त्रिभुज आपको आपके सामने दिख रहा है ना, ये जो त्रिभुज आपको आपके सामने दिख रहा है, इस त्रिभुज की एक विशेष बात बताता हूं कि जब आपका लंब 3 होता है, आधार 4 होता है, उस स्थिति में ये जो कोण होता है ये 37 डिग्री होता है। तो यहां से क्या शिक्षा मिली? यहां से शिक्षा ये मिली कि इस त्रिभुज के लिए आपसे जब मैं साइन थीटा यानी साइन 37 डिग्री का मान पूछूंगा, इस त्रिभुज के लिए मैं फिर से इसको बड़ा कर देता हूं और लिखता हूं कि इस त्रिभुज के लिए जब मैं आपसे साइन 37 डिग्री का मान पूछूंगा तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण यानी 3/5। और जब इस त्रिभुज के लिए मैं आपसे कॉस थीटा का मान यानी कॉस 37 डिग्री का मान पूछूंगा तो कॉस 37 डिग्री का मान आ जाएगा क्या? 4/5। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो यहां से अब अपने को यही बात मैं यहां से सिखाना चाह रहा था कि जब 37 डिग्री की बात है तो 37 डिग्री की स्थिति के लिए साइन थीटा का मान कितना होगा? 3/5। और कॉस थीटा, आप यहां नीचे देखो, कॉस थीटा भी आपको नजर आ रहा होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 4/5 अपने को नजर आएगा। चलो थोड़ा सा और मैं ज्ञान भरता हूं आपके अंदर कि अगर ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है। ये त्रिभुज इस प्रकार से है और इसका जो ये लंब है, ये लंब यहां पर 4 है, ये आधार 3 है और कर्ण 5 ही होगा। तो जो इस स्थिति में ये थीटा होता है ये होता है 53 डिग्री। मतलब समझ रहे हो कि मैंने आधार और कर्ण को बदल दिया, और आधार और कर्ण को बदल दिया तो इस स्थिति में थीटा 53 यानी अब अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 53 डिग्री का मान कितना होगा तो अब लगाओ आप लंब बटे कर्ण, लगाओ फटाफट लंब बटे कर्ण। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4/5। और अगर यहां से पूछा जाए कॉस 53 डिग्री कितना होता है तो आपका जवाब होगा कॉस 53 डिग्री बराबर 3/5। तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अगर आपको नहीं भी समझ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिंपल सिंपल सी बातें समझाने की फिर से कोशिश करता हूं कि आपको ये टेबल और इस टेबल के सारे मान याद रखने हैं। आपको क्या क्या याद रखना है, ध्यान से समझना। साइन के मान याद रखने हैं। साइन 0 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2, 37 डिग्री 3/5, 45 डिग्री 1/√2, 53 डिग्री 4/5 और 60 डिग्री √3/2 और यहां पर 90 डिग्री 1। अब यहां पे क्या करते हैं कि इन चीजों को यहां पर पलटने की कोशिश करते हैं कि जो साइन में 90 डिग्री के लिए जो मान है वो 90 डिग्री वाला मान कॉस में 0 डिग्री के लिए होता है। जो 60 डिग्री वाला मान है वो यहां 30 डिग्री के लिए होता है। जो 53 डिग्री वाला मान है वो यहां पर 37 डिग्री के लिए होता है। समझ रहे? और जो 45 का तो 45 का, और जो 37 वाला 53 के लिए। तो ये पलट जाते हैं, समझ रहे? इनकी जैसे 0 से 90 तक गए थे अब उल्टा जाएंगे, अब यानी 90 वाले मानों से यानी 1√3/2 45 ऐसे उल्टा जाएंगे। देख पा रहे होंगे आप, यहां पर ये √3/5 है तो यहाँ 3/5, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2। तो इस प्रकार से इस टेबल को अपने को इंपॉर्टेंटली याद रखना है। एक और चीज बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा को क्या लिखते हो पता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा को क्या लिखते हो? आधार बटे कर्ण। और ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा? लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? 10। तो ये चीज भी अपने को याद है कि अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं? साइन बटे कॉस कर सकता हूं। तो साइन बटे कॉस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0/1 0। फिर इसी तरीके से भाग देते जाओ, आपको क्या मिल जाएगा? tan थीटा के पूरे पूरे मान मिल जाएंगे, है ना? अब जब cos x sec और cot निकालने तो क्या कर देंगे? साइन का पूरा पलट दो,
साइन को पलटा दो, 1/0 अनंत, 1/2 उसको पलटाओगे तो 2, तो ये सारी चीजें पलट जाएंगी, तो वहां से कॉसेक थीटा भी आ जाएगा। मतलब साइन को पलटा तो क्या आया, कॉसेक, कॉस को पलटोगे तो क्या आएगा, सेक, और टेन को पलटोगे तो क्या आएगा, कॉट। इस प्रकार से ये जो मान है, मैं चाहूंगा आप लिखकर इनको ढंग से याद कर ले। अगर मान लिखने में आपसे गलती होती है, कभी आ जाए cos 30 डिग्री और आप नहीं लिख पाओ, तो फिर इसमें किसी की भी गलती नहीं है बेटा, गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं यहां से बातों को, ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या है ना कि जब कभी भी इस प्रकार से अपने को इस तरीके से दो अक्षें दी है ना, ये है हमारी क्षैतिज अक्ष, और क्षैतिज अक्ष से अगर कोई घूमता है और ये घुमा गया कोण यदि न्यून कोण है बेटा, कितना, न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण को कैसे व्यक्त करेंगे, ऐसे हो जाएगा। न्यून कोण समझते हैं ना, 90 से छोटा कोण, और ये न्यून कोण है, इसको इस प्रकार से व्यक्त किया, और ये जो कोण है इसको अपन थीटा लिखेंगे। ये हमारा प्रारंभिक, इसको अपन मान सकते हैं क्या, इसको अपन मान सकते हैं मूल अक्ष। ये हमारी मूल अक्ष है, और इस मूल अक्ष के साथ इस रेखा द्वारा बनाया गया ये न्यून कोण है। आप ये भी देख रहे हैं कि इसको ये हमने कैसे घुमाया है वामावर्ती, तो ये प्लस थीटा है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है ना, धनात्मक कोण है। तो ये जो धनात्मक कोण है, इस धनात्मक कोण से कोण के लिए जब हमने यहां पर एक न्यून कोण थीटा बना रखा है, ध्यान से समझते जाना मेरी बात को, और इस सिरे से, यानी जो ये कोण का ये सिरा है, अगर मैं यहां से एक लंब गिराता हूं इस तरीके से, मैंने क्या किया, उस घूर्णन करती हुई रेखा के शीर्ष से एक लंब बिल्कुल सीधा नीचे, जब जैसे कोई होता है ना, बॉल गिरा दी और ये लाल कलर की बॉल गिरा दी, तो ये बिल्कुल लंबवत इस मूल अक्ष से टकराएगी। तो ये निर्मित ज्यामिति क्या बनी, कौन सी ज्यामिति बनी है बेटा, त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये त्रिभुज है कि नहीं है, बिल्कुल है। और इस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, इसीलिए ये त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। और इसका जो ये कोण है, ये कोण है थीटा, न्यून कोण। ये थीटा न्यून कोण कब तक रहेगा, जब तक ये कोण यहां से लेकर यहां तक की रेंज में है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं 0 डिग्री और यहां पर हम कह सकते हैं 90 डिग्री। तो 0 से 90 की रेंज में इस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है बात, पर आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए, साथ के साथ अपने को ये बात भी समझ में आनी चाहिए साथ के साथ अपने को ये बात भी यहां पर समझ में आनी चाहिए कि अगर मान लो, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर मान लो ये न्यून कोण ना होकर यहां ये रेखा घूमती घूमती, मैं थोड़ा सा इसमें से मिटा देता हूं और मैं ये कह देता हूं कि ये न्यून कोण ना होकर ये रेखा मान लो घूर्णन करती हुई यहां से यहां तक आ जाए, ऐसा, तो ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा अधिक कोण हो जाएगा, 90 से बड़ा कोण हो जाएगा, होगा। अब यहां इसके शीर्ष से आप एक लंब वापस डालेंगे,
पर जो धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा है, यानी जो धनात्मक दिशा है, यहां से जो ये आप वामावर्ती दिशा में कोण नापते हैं, ये वामावर्ती दिशा में नापा गया कोण थीटा क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज तो यहां भी बन रहा है, पर जो ये कोण हमें मापना है, ये कोण हमें यहां पर बिल्कुल वामावर्ती दिशा में घूर्णन कराते हुए इस कोण को दूसरी तरफ ले जाना है। बेटा आप भी जानते हो कि किसी रेखा को अगर अपन घुमा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है, और अगर आप इसको घुमा रहे हो तो जब ये घूमते 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 यहां तक आएगा, तो अभी तक ये क्या बना? समकोण बना। बना कि नहीं बना समकोण? इसके पहले क्या था? न्यून कोण। और इस समकोण के बाद जब ये और आगे घूमेगा तो ये कोण क्या हो जाएगा? अधिक कोण होगा कि नहीं? अरे भाई समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण पता है बेटा। अभी अधिक कोण हो गया, अब और आगे घुमाओ, अब ये कोण, जब ये रेखा इस तरीके से क्षैतिज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कोण कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से। अब ये कोण कितना हो जाएगा? अरे भाई 90, 180 डिग्री, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब सरल कोण नहीं, 180 डिग्री का कोण हो जाएगा, रेखिक, बिल्कुल। फिर 180 के बाद और घुमाऊं तो कोण कितना हो जाएगा? बताओ, 180 के बाद और घुमाता जा रहा हूं, 180 से बड़ा हो जाएगा ना, और जब ऐसा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 270 होगा कि नहीं होगा? और फिर जब यहां पर घुमाते 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 वापस यहां ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा? 360। शाबाश, बहुत बढ़िया, 360। चलो चलो, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई है। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, ध्यान से समझना मेरी बात को। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, ध्यान से सुन लेना। बाकी इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, खाना पीना बाद में करेंगे, पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लो। कोण किसी भी त्रिभुज के लिए या किसी भी रेखा के द्वारा बनाया गया जो कोण होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे अभी हाल आपने कहा कि वो जब घूर्णन करेगा तो 0 से 90 तक, 90 से 180 तक, 180 से 270 तक, 270 से 360 तक, और 360 के बाद अगर और घुमाता जाऊं तो 360 के बाद 450। क्योंकि आप नापना कहां से शुरू कर रहे हो? बिल्कुल स्टार्टिंग से, यहां से, जिसके बाद क्या उसने एक चक्कर पूरा कर लिया, और एक चक्कर के बाद और ज्यादा घूम गया। अब एक चक्कर के बाद और ज्यादा घूम गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो 360 डिग्री से भी ज्यादा घूर्णन कर चुका है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहते हैं, अब बात को ध्यान से समझिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा, कि इस स्थिति में जब हम घूर्णन कराते हुए इस थीटा कोण की बात करते हैं, तो ये थीटा कोण अपना कुछ भी हो सकता है। ये 0 से 90 के बीच भी हो सकता है, 90 से 180 के बीच भी हो सकता है, 180, यानी इस पूरे वृत्तीय पथ को, अब मोटी बात करता हूं मैं, ध्यान से समझना, कि इस पूरी कहानी का तात्पर्य ये है, मैं यहां पर साइड में बना देता हूं, इस पूरी कहानी का तात्पर्य ये है कि इस पूरे वृत्तीय पथ को हम 4 90-90 डिग्री के भागों में बांट सकते हैं। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री वाला पहला भाग, 90 डिग्री से 180 डिग्री वाला दूसरा भाग, 180 से 270 डिग्री वाला ये तीसरा भाग, और 270 डिग्री से 360 डिग्री वाला चौथा भाग। और इस तरीके के 90-90 डिग्री के जो ये 4 टुकड़े किए हैं, इसको अपन बोलते हैं चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी कोई भी कोण किसी भी प्रकार से कितना भी घूर्णन कर चुका हो, कितने भी घूर्णन करने के बाद वो
किसी भी चतुर्थांश में हो, हम अब उसको ज्ञात करना सीखेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक जो मैंने साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इन सब के जो मान बताए ना, वो 0 से 90 डिग्री के लिए बताए। पर अब आगे हम चलते हैं और 0 से 90 के मानों के बाद अब और आगे की चीजें हम सीखते हैं। ध्यान से देखना और बात को समझने की कोशिश करना कि जो ये चतुर्थांश है, इन चतुर्थांशों में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान किस प्रकार से समझे जाते हैं, इनको हम सीखने की कोशिश करते हैं। सीखने का जो नियम है, जो प्रणाली है, जो तरीका है, इसको हम कहते हैं फोर क्वाड्रेंट्स। फोर क्वाड्रेंट्स मतलब समझ रहे होंगे आप। चार चतुर्थांश, और इसको कहा जाता है एएसटीसी नियम। एएसटीसी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस पहले चतुर्थांश में सारे के सारे अनुपात धनात्मक होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई, ये जो है ना एएसटीसी, एएसटीसी को याद रखने की ट्रिकें बताई जाती है। एड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो आपको तो कुल मिला के एएसटीसी याद रखना है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल सी बातें हम करते जा रहे हैं। और हमने कहा चार चतुर्थांश अपने को यहां पर दिए हुए हैं, तो इन चार चतुर्थांशों में सबसे पहले नंबर आता है एएसटीसी में ए का। ए पहले चतुर्थांश को बताएगा और कहेगा कि यहां इस पहले चतुर्थांश में, यानी जब आपका थीटा न्यून कोण है, मैं लिख भी देता हूं, जब आपका थीटा न्यून कोण है, तो उस स्थिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सब के सब अनुपात धनात्मक होंगे। यानी जब कभी भी न्यून कोण होगा तो उस स्थिति में सारे अनुपात धनात्मक होते हैं। अब यहां से हम घूम के आए द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट। इस सेकंड क्वाड्रेंट में अब सेकंड नंबर पे एस आया है, एस मतलब साइन। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो सिर्फ साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे। आ रही है बात समझ में? फिर यहां से तृतीय चतुर्थांश की बात आती है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात आती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी फॉर टेन, तो यहां से ये टेन और कॉट धनात्मक होंगे। इसके बाद यहां पर आता है चतुर्थ चतुर्थांश, और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारे पास आया कौन? एएसटीसी, सी मतलब कॉस। तो कॉस और सेक यहां पर धनात्मक होंगे। इस प्रकार से मतलब हमें अब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही होंगी कि सर ये एएसटीसी क्या करना है। तो मैंने अभी तक क्या कहा, आपको क्या लगता है मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि याद रखना है। पहली बात क्या याद रखनी है कि एएसटीसी रूल के हिसाब से प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश का क्या तात्पर्य है ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्रथम चतुर्थांश का तात्पर्य है कि जब भी आप यहां से अपनी इस मूल रेखा से घूमते हुए इस 90 डिग्री तक के एरिया में रहते हैं तो उसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। उसके बाद आगे जब आप एंटर करते हैं वो द्वितीय चतुर्थांश, फिर तृतीय, और फिर चतुर्थ, और फिर आप वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से आपने शुरू किया था। ठीक है, यहां पर लिखा भी है तो मैं हाईलाइट करता हूं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। सभी मतलब सभी, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सब कुछ। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक, तृतीय में टेन और कॉट धनात्मक, चतुर्थ में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। सही बात? तो चलिए हम यहां से अब बात को आगे बढ़ाते हैं।
और अब नियम कायदे ढूंढते हैं कि जब कभी भी 0 से 90 वाली तो मैंने टेबल याद करा दी कि 0 से 90 तक चाहे साइन पूछ ले, चाहे कॉस पूछ ले, चाहे टेन पूछ ले, चाहे कॉसेक पूछ ले, आपको सारी की सारी बातें यहां पर सारे के सारे कोणों के मान उस टेबल के थ्रू याद करने हैं। समझ में आ रही है बात कि अपने को 0 से 90 तक के लिए तो सारे के सारे जो टेबल वाली वैल्यूज है वो याद करने हैं। अब हमारे सामने समस्या क्या है? हमारे सामने समस्या ये है कि जब वो कोण 90 से बड़े हो जाएंगे, 180 तक चले जाएंगे, 270 तक चले जाएंगे, 360 तक चले जाएंगे, और मैंने कहा और इससे आगे 450 तक चले जाएंगे, और आगे 720, 1000, कितना भी बड़ा हो सकता है वो कोण। अब उस कितने भी बड़े कोण की स्थिति में आपको और मुझे दोनों को अपने को कोई डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है। जैसे साइन छोटे 0 से 90 में तो याद था, साइन 30 बता दो, साइन 45 बता दो, साइन 60 बता दो, साइन 37 बता दो, साइन 53 बता दो, कॉस में सारी वैल्यू 0 से 90 तक की पूछ लो। पर समस्या यहां क्या आती है कि यदि 90 से बड़ा कोण हो जाए तो उसको बिना एएसटीसी रूल के हम यहां पर कम से कम अभी शुरुआत में तो नहीं सीख पाएंगे। तो एएसटीसी रूल, एक बंदे का कहना है कि सर आई डोंट अंडरस्टैंड एएसटीसी। बेटा अभी मैंने समझाया क्या है ना, अभी तो मैं बता रहा हूं कि कोण कुछ ऐसे होते हैं, है ना। अभी तो मैंने सिर्फ 4 लाइनें आपके सामने लिख रही है, वो दिख रही है आपको, वही दिख रही है कि प्रथम में कौन धनात्मक होगा, द्वितीय में कौन धनात्मक होगा, तृतीय में कौन धनात्मक होगा, चतुर्थ में कौन धनात्मक होगा। ठीक है, इतना तो याद रह जाएगा ना, ये तो याद रखने की बात है ना। समझने की बात अब आती है, ध्यान से समझना पॉइंट, कि जब हमारे पास इस तरीके से 4 अलग अलग चतुर्थांश बांट लिए एक वृत्तीय पथ को, यानी पूरे 360 डिग्री को अगर 90-90 डिग्री के हिस्सों में बांटने हैं तो 4 हिस्से हमने कर लिए। सीक्वेंस भी पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें अपने को ये भी बात पता है कि 0 से 90 की जो सारे वैल्यूज है वो कहां से याद रखनी है, वो हमें टेबल से याद रखनी है। अब बात हम किसकी कर रहे हैं? 90 से बड़े वाले कोणों के लिए हम बात कर रहे हैं, और यही हम कहां से सीखेंगे? यही सारी चीजें हम अब इस एएसटीसी रूल से सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। रूल नंबर 1, पहला नियम, एएसटीसी को समझने का पहला नियम क्या कहता है कि जब कभी भी कोई भी त्रिकोणमितीय फलन आपके सामने है, और वो कोई भी त्रिकोणमितीय फलन इस प्रकार से है, समझना मेरी बात को ध्यान से, उदाहरण के साथ समझा रहा हूं क्योंकि ऐसे तो समझ आया नहीं है, पर उदाहरण से जरूर समझ आना चाहिए कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन इस प्रकार से है जिसमें अपने को कोण दे दिया, मान लो साइन, और यहां पर अपने को लिख दिया 210 डिग्री। समझते जाना मेरी बात। अब ये जो 210 डिग्री लिख दिया, तो आपको क्या इतना पता है कि ये जो चतुर्थांश मैंने बनाए हैं इसमें 210 डिग्री कहां आएगा? जो ये चतुर्थांश मैंने बनाए हैं इसमें 210 डिग्री कहां आएगा? तो आप कहोगे कि सर यहां से जब आप नापना शुरू किए तो यहां तक कितना हो गया? ये जो कोण मैंने आपके सामने बनाया है ये कितना हो गया? 180 हो गया, है ना। और अब यहां से 180 के बाद मुझे कितना और चलना है? तो कौन से क्वाड्रेंट, कौन से चतुर्थांश में आ गए? तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में आ गए, कोण कितना अपन ने बना दिया? 210 पूरा। जो सेकंड बोल रहा है वो इस बात को समझ ले कि प्रथम चतुर्थांश 0 से 90, द्वितीय चतुर्थांश 90 से 180, तृतीय चतुर्थांश 180 से 270, और 270 से बड़ा कोण अगर हो जाए यानी 270 से 360 के बीच में तो चतुर्थ चतुर्थांश। तो फिलहाल थर्ड क्वाड्रेंट ये रहेगा। किस अनुपात की आप बात कर रहे हो ये भी बता दो साथ के साथ। साइन अनुपात की आप बात कर रहे हो, है ना। किस रेशियो की हम बात कर रहे हैं बेटा? साइन। और साइन किस किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं,
तो साइन भी पॉजिटिव होगा पहले में, और इस दूसरे में विशेषकर साइन पॉजिटिव होता है। तो पहले और दूसरे चतुर्थांश में जो ये साइन अनुपात है ये धनात्मक रहेगा, पर जब तीसरे चतुर्थांश में ये चला जाएगा तो तीसरे और चौथे में ये साइन वाला अनुपात हो जाता है ऋणात्मक। मतलब यकीन मानो कि इस अनुपात को सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि यकीन मानो साइन 210 को सॉल्व करने के बाद जो भी अपना, आपका भी मेरा भी जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, वो ऋणात्मक आएगा। तो क्या करना है, सुन लीजिएगा मेरी बात को। तो सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे साइन, और इसको लिखोगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखेंगे। अब यहां से नियम शुरू होते हैं बेटा, अब नियम शुरू होते हैं, ध्यान से समझना। नियम ये शुरू होते हैं कि 180 मतलब पाई होता है, रेडियन में 180 डिग्री पाई होता है, तो मैंने 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख दिया। और अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि जब कभी भी पाई का पूर्ण गुणज है, जब कभी भी इस प्रकार से जब हम लिखते हैं, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे इसको किस प्रकार से लिखा देखा जा सकता है। इसको देखा जा सकता है 1 पाई, पाई मतलब 1 पाई प्लस थीटा, समझ रहे हैं? अरे बेटा 30 डिग्री को, थीटा को हमने 30 डिग्री माना है ना, दे रखा है ना सवाल में। तो यहां से हमने क्या कहा, इस बात को ध्यान से समझ लेना, बीच में कोई नहीं छोड़ेगा, मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लेना। अभी तक मैंने क्या किया है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। अभी तक मैंने क्या किया है, मैंने 210 को क्या लिखा है, 180 प्लस 30, किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में। 180 को क्या लिखा है, पाई। बस इतना सा काम मैंने किया है, और मैं आपको ले आया इस रूल नंबर 1 की परिभाषा पर, इसकी इस कहानी पर, जिसमें कहा गया है कि जब कभी भी कोई कोण पाई का पूर्ण गुणज है, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 6 पाई, जो भी है, जब जब पाई का पूर्ण गुणज यहां पर रहेगा, उस हर एक स्थिति में हम इस त्रिकोणमितीय फलन को नहीं परिवर्तित करेंगे, सिर्फ यहां पर साइन की जगह साइन ही बना रहेगा। क्या रहा, साइन की जगह साइन ही बना रहेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब जब पाई के पूर्ण गुणज यहां उपलब्ध है, और थीटा जो ये है, थीटा क्या बन चुका है, अब अपना न्यून कोण बन चुका है। मतलब अपने 210 को इस प्रकार से लिखा, हमने 210 को इस प्रकार से लिखा कि ये एक तो 180 पूरा पूरा 180 में बदल गया, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा कितना बचा है, एक्स्ट्रा 30 बचा है, तो उसको दो टुकड़ों में 180 प्लस 30 करके लिख दिया। तो यहां से ये क्या आया, ये आया कि 180 प्लस 30, तो हमने यहां से सीखा कि जब जब 180 मतलब पाई, और जब जब पाई का गुणज होगा उस स्थिति में अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन ही लिखा जाएगा। कॉस होता यानी कॉस 210 होता तो कॉस ही लिखा जाता, टेन होता तो टेन ही लिखा जाता, तो साइन को साइन ही रहने दूंगा। दूसरी बात कि इस अनुपात को हम किस चतुर्थांश में प्राप्त किए, तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, ऋणात्मक, तो यहां बाहर लग जाएगा माइनस का साइन, और जो थीटा है वो अब यहां पर एज इट इज। और थीटा कितना है यहां पर, तो आप देखेंगे ये थीटा है 30 डिग्री। तो आप साइन 210 को क्या लिखने में कामयाब हो गए, आप साइन 210 को माइनस साइन 30 डिग्री लिखने में कामयाब हो गए हैं। और आप जानते हैं कि ये माइनस अपनी जगह रहने दो, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये आपको उस टेबल में याद रखना है। व्हाट इज त्रिकोणमितीय फलन, अबे ये त्रिकोणमितीय साइन कॉस टेन ये सब त्रिकोणमितीय फलन ही होते हैं, है ना भाई, ये जो साइन कॉस टेन टेन कॉट ये सब है, ये त्रिकोणमितीय फलन ही होते हैं।
तो चलिए, यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। जिसको नहीं समझ में आई है, जिसके दिमाग का आकार छोटा है थोड़ा सा, उसके लिए हम फिर से कोशिश करेंगे। पहले मैं एक बार वापस से इन चीजों को समझा देता हूं, है ना। एक सवाल और लेकर मैं ये बातें समझाने की फिर से कोशिश करता हूं, ठीक है। सवाल कुछ इस प्रकार से है, जिसको नहीं समझ आया है वो दोबारा से यहां पर ध्यान दे। जिसको नहीं समझ आया है वो दोबारा से यहां से ध्यान दे। एक एक और अपन कोई कोण ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा कॉस 300 डिग्री, या 300 डिग्री अभी ना लेकर थोड़ा सा और आसान काम कर लेते हैं अपन। हम कॉस 150 डिग्री की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना, यह है कॉस 150। मैं अभी आपको समझा रहा हूं रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 में क्या है कि जब जब पाई और पाई के पूर्ण गुणज होंगे, तब क्या नियम कानून अपने को लगाने हैं। मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरा पहला नियम यह है कि जब जब, जैसा यहां लिख रहा है ना, हमने 210 को क्या लिखा बेटा, हमने 210 को लिखा 80 + 30, 80 लिखा, सॉरी 180। 180 का मतलब क्या हो गया, पाई। और पाई का पूर्ण गुणज यहां पर जब जब होगा तो हमने क्या कहा कि त्रिकोणमितीय फलन जो है साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस होता तो कॉस ही रहेगा। तो यहां पर मेरा क्या उद्देश्य है कि कॉस 150 जो है ना, इसको मैं लिखूंगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान से देखना। इसको मैं लिखूंगा कॉस 180 - 30। किसी को आपत्ति है ऐसा लिखने में? किसी को आपत्ति है तो बोलो कि हाँ मुझे आपत्ति है। किसी को आपत्ति है तो बोलो कि हाँ मुझे आपत्ति है। बेटा 150 270 - 60 थोड़ी ना होता है। अच्छा 210 को बोल रहे हो क्या? हाँ कर सकते हैं, वो करेंगे, वो द्वितीय नियम में आएगा। सेकंड नियम समझाऊंगा ना यार बेटा, मैं अभी तो पहला नियम समझा रहा हूं, है ना। अच्छा 150 को आप लिखना चाहते हो 90 + 60 लिखेंगे बेटा, वो द्वितीय नियम में लिखेंगे, है ना। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मैं इसको पाई और पाई के पूर्ण गुणज के रूप में लिखूंगा तो, है ना। दिमाग लगाया आपने, बहुत सही लगाया, पर मिस्टेक कर दी। अभी मैंने रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, सामने आपको इस डिस्प्ले पे नजर आ रहा होगा। रूल नंबर 1 लिखा है और इसमें हमें पाई और पाई के पूर्ण गुणज के रूप में इसको तोड़ना है। और पाई और पाई के पूर्ण गुणज के रूप में अगर तोड़ना है तो पाई मतलब 180 डिग्री होता है ना, तो मैं इसको 180 डिग्री के रूप में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या इस कोशिश में मैं 150 को 180 - 30 लिख सकता हूं? पहली बात। दूसरा, मुझे आप ये बता दो कि क्या 150 डिग्री जो है वो कौन से चतुर्थांश में है? नहीं नहीं, पहले आप मुझे ये बताओ 150 कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। मैं बना दूं इधर इस प्रकार से, द्वितीय चतुर्थांश में। देखो ध्यान से। और अगर द्वितीय चतुर्थांश में है तो किस अनुपात की बात हो रही है? कॉस की। किस अनुपात की बात हो रही है? कॉस की। और कॉस किस किस चतुर्थांश में धनात्मक? पहले में तो सब धनात्मक होते हैं और चौथे में धनात्मक होता है। दूसरे में और तीसरे में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। दूसरे में और तीसरे में कॉस नेगेटिव होता है। जिनके भी धनात्मक आंसर आए हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पहले मैं पढ़ा लूं उसके बाद आंसर निकाले। मैंने अभी किसी से आंसर नहीं पूछा, पर लोग अपनी मर्जी से आंसर दिए जा रहे हैं और वो आंसर देके चाय पीने निकल गए होंगे। पहले मेरी बात को सुन लो तो सीख लोगे, नहीं सुनोगे तो आपकी मर्जी यार, है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको सबको ये बात तो पता ही होगी बचपन से ही। तो यहां से हमने कहा कि 150 डिग्री चूंकि इस प्रकार का कोण है कि ये द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा, और द्वितीय चतुर्थांश में कॉस जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, फिलहाल हमारे सवाल में वो कॉस है, और कॉस द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक नहीं होता। द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई धनात्मक होता है तो वो साइन और कॉसेक होता है।
द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई धनात्मक होता है तो वो साइन और कॉसेक होता है, ये बात आपको पता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में अगर कॉस है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो पहली बात तो अपने को यहां से क्या समझ में आ गई कि यहां पर चूंकि ये द्वितीय चतुर्थांश है, मैं लिख देता हूं द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में ये मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। दूसरी बात, साथ में मुझे क्या सीखने को यहां पर मिल रहा है कि जब भी पाई और पाई का पूर्ण गुणज है तो क्या 180 को हम यहां से पाई कहते हैं, और पाई का पूर्ण गुणज है तो हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को कॉस ही रहने देंगे। यानी त्रिकोणमितीय फलन समान रहते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सही बात, त्रिकोणमितीय फलनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मतलब कॉस है तो कॉस ही बना रहेगा। द्वितीय चतुर्थांश में है इसीलिए माइनस लगा दिया, और फिर थीटा, और थीटा कितना है यहां पर 30 डिग्री, तो ये कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। मतलब इस बात को समझने की कोशिश कर रहा कि अगर मैं एक और उदाहरण आपके सामने ले लेता हूं, एक और उदाहरण मैंने आपके सामने लिया और मैंने कहा कि tan 360 माइनस थीटा आपको सॉल्व करना है। हाँ n1 है बेटा, n1 है यहाँ पर, जो है ना n पाई यहाँ पर अगर पाई का गुणांक 1 है तो वो n1 है। चलो मैं पहले आपको tan 360 माइनस थीटा समझाता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि ये 360 माइनस थीटा होता क्या है वास्तव में, किस चतुर्थांश में होगा। थीटा अगर न्यूनकोण है, न्यूनकोण का मतलब समझ रहे हैं ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरीके का अगर कोई कोण है तो 360 में से कोई कोण अगर आप घटा रहे हो तो किस चतुर्थांश में होंगे आप, समझना। 360 यहां पर होता है और कोई कोण घटा दिया यानी 360 से छोटा कोण आ गया, मतलब अभी भी 270 से तो बड़ा है पर 360 से छोटा है, 270 से तो बड़ा है और 360 से छोटा है। और जो लोग अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट कह रहे हैं वो नादान है भाई, 270 से तो बड़ा होगा ना, या तो आप 270 से भी छोटा लाना है तो और 90 से बड़ा कोण घटाओ आप, तो आपको बात समझ में आ गई। ज्यादातर लोगों को बात समझ में आ गई कि सर इस प्रकार की बात कर रहे हो आप कि यहां से यहां तक जब हम घूमते हैं तो पूरा 360 डिग्री होता है, यहां से यहां तक घूमते हैं तो पूरा 360 डिग्री होता है, और उस 360 में से कितना कम करना है, थीटा कम करना है। तो आप किस चतुर्थांश में होंगे, चतुर्थ चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में tan क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलो जल्दी। चतुर्थ चतुर्थांश में tan, tan कहां कहां पॉजिटिव होता है, पहले और तीसरे चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में tan क्या होगा, नेगेटिव, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चतुर्थ चतुर्थांश में tan नेगेटिव हो जाएगा, तो आप सबसे पहले यहां पर क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले आप tan लिखोगे, सबसे पहले आप tan लिखोगे। 360 को क्या लिखते हैं पता है आपको, 2 पाई लिखते हैं ना, 360 को क्या लिखते हैं, 2 पाई रेडियन में। और क्या ये पाई और पाई का पूर्ण गुणज है, हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल, ये 2 पाई पाई और पाई का पूर्ण गुणज है, और पूर्ण गुणज है तो tan क्या रहेगा, tan ही बना रहेगा, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी बात कि यहां पर ये चतुर्थ चतुर्थांश में इसलिए ये नेगेटिव होगा, और यहां पर थीटा एज इट इज, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहां से आ जाएगा -tan थीटा। तो मैं क्या सिखाया यहां से, एक बार वापस से आप अब ध्यान से इस पूरी टेबल को देखो, इस पूरी टेबल को देखो और ध्यान से देखो कि अगर यहां पर सबसे पहली जो बात है कि आप 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, सबसे पहले मुझे ये बता दो कि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है,
सेकंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सेकंड सेकंड सेकंड, बाकी सेकंड, 180 माइनस थीटा सेकंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, बहुत बढ़िया। और द्वितीय चतुर्थांश में कौन धनात्मक होगा? साइन। तो देखो द्वितीय चतुर्थांश में साइन वाले इस मान को देखो, ये धनात्मक है ना? द्वितीय चतुर्थांश में यानी 180 माइनस थीटा के लिए साइन वाले मान धनात्मक है। आपको दिख रहा होगा ये कॉस वाला भी ऋणात्मक है और ये टेन वाला भी ऋणात्मक है। और दूसरी चीज, क्या 180 को हम यहां से पाई कहते हैं? और जब जब पाई का गुणज है तो साइन क्या रहा? साइन ही रहा। कॉस क्या रहा? कॉस ही रहा। टेन क्या रहा? टेन ही रहा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ये मान अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग हमने देख लिए कि इस तरीके की कोई स्थिति अगर आएगी भविष्य में तो हम उसका चिन्ह सही रखते हुए बिल्कुल सही आंसर निकालेंगे। यही चीज यहां पर 360 के लिए भी देखो कि 360 माइनस थीटा क्या होता है, कौन से चतुर्थांश में होता है? तो अभी हाल आपने कहा चतुर्थ चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में कौन धनात्मक होगा? कॉस। तो देखो कॉस वाला मान धनात्मक है। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस वाला मान धनात्मक है, बाकी दोनों मान यहां पर क्या आ गए? टेन और साइन क्या आ गए? ऋणात्मक। और यहां पर 360 मतलब क्या होता है? 2 पाई। तो यहां पर भी पाई और पाई का गुणज है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। यहां पर देखो 180 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है बेटा? जल्दी बोलो। 180 प्लस थीटा बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे? देख लो यहां पर कि 180 तो ये हो गया और 180 से थोड़ा सा और थीटा ज्यादा चलना है तो कहां एंटर कर गए हम? तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव रहता है? 10 रहता है ना? तृतीय चतुर्थांश में 10 पॉजिटिव रहता है तो 10 वाले मान को हम यहां पर पॉजिटिव में देख रहे हैं, बाकी साइन भी नेगेटिव में हो गया और कॉस भी नेगेटिव में हो गया। अब देख रहे हो यहां पर 180 है, 180 मतलब पाई, और हमने क्या कहा कि पाई और पाई के पूर्ण गुणज जब जब होंगे हमें साइन को साइन ही लिखना है, कॉस को कॉस ही लिखना है, टेन को टेन ही लिखना है। कुछ लोग हैं आगे की बात कर रहे हैं कि सर अगर यहाँ पाई का पूर्ण गुणज ना हो तो क्या होगा? बेटा मैंने कहा ना मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो जो पढ़ा रहा हूं उस पर तो ध्यान दे लो, है ना? मतलब आप मूर्ख बार बार अपने आप को साबित कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है? अभी मैंने कहा कि मैं पाई और पाई के गुणज सिखा रहा हूं तो पहले वो सीख लो ना, है ना? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। एक एक बच्चे का डाउट है कि सर क्लास एंड होने पर डाउट कैसे पूछे? चलो ठीक है, मैं यहां पर कंप्लीट करता हूं रूल नंबर 1 तक। और रूल नंबर 1 तक जो भी चीजें हैं, आप जो भी किसी को डाउट है तो अब सिर्फ डाउट वाले कमेंट करेंगे और किसी का कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। 2-3 मिनट में आपको डाउट आप बता दो मुझे और उनका मैं अगले 2-5 मिनट में उनका सोल्यूशन आपको देता हूं। आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर पूछनी है इस क्लास से रिलेटेड, इसको किसी को भी चीज को जो भी समझने में आपको तकलीफ आई हो। सेकंड को रेडियन में कैसे बदलेंगे? चलो बेटा, पीडीएफ की प्रिंट आउट आप अगर कहां तक निकालोगे यार? डेली के 15 पेज, 3 सब्जेक्टों के डेली के 40 पेज, डेली के 40 पेज का कम से कम खर्चा 40 रुपया, और इस तरीके से कहां तक आप उसको करोगे और मैनेज कैसे करोगे? ठीक है खर्चा अपनी जगह है, मैनेज कैसे करोगे उनको प्रिंट आउट्स को? ज्यादा बेटर तो ये है कि या तो आप इन सबको अभी चलते जाओ चैप्टर्स को, और जो भी चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए, एक काम मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जब ये जैसे पूरे पूरे हैंडआउट कंप्लीट हो जाएंगे तो सारे हैंडआउट को लेक्चर वाइज मैं खुद कंप्लीट एक साथ मर्ज करके और आपको एक साथ सेंड कर दूंगा। बोलो यहां पर क्या तकलीफ है? 3 रेडियन को एंगल में कन्वर्ट करना है बेटा, 3 रेडियन ऑलरेडी एंगल है, रेडियन ऑलरेडी एंगल है, रेडियन ऑलरेडी एंगल है। सेकंड को रेडियन में कैसे बदलेंगे ये मैं बता देता हूं, ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो मान लो सेकंड में कोई राशि है, सेकंड में कोई कोण है, तो सेकंड को सबसे पहले आप मिनट में लेके आएंगे, फिर मिनट को आप डिग्री में लेके आएंगे और फिर डिग्री को रेडियन में लेके जाएंगे।
अब सेकंड को मिनट में कैसे बदलते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आप 1/60 से गुणा करोगे तो मिनट में बदल जाएगा। फिर उसके बाद मिनट को डिग्री में बदलने के लिए वापस से 1/60 से गुणा करोगे तो वो डिग्री में बदल जाएगा। और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप पाई/180 से गुणा करोगे तो यहां से आप सेकंड से किस में बदल लिए, रेडियन में बदल लिए। आई बात समझ में? हाँ, 3 रेडियन को, बेटा 3 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 3 और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 180/पाई से। हो गया, ये रेडियन में आ गया, ये डिग्री में आ गया, सॉरी। अरे कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट 1/3600 से गुणा कर सकते हैं, यहां से भी वही आएगा। मतलब अगर मैं तो आपको बता रहा हूँ डिटेल में और आप कह रहे हो कि नहीं सर आप डिटेल में मत बताओ, डायरेक्ट बताओ, फिर मैं डायरेक्ट बताने लगूंगा तो फिर रो दोगे। मैं डायरेक्ट बताने लगा ना फिर रो दोगे आप। अभी तो मैं बता रहा हूँ डिटेल में, आप स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलो तो यहां तक की जो बातें हैं, यहां तक के हैंडआउट है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो यहां तक के हैंडआउट मैं आपको भेज देता हूं, है ना। आप यहां तक का पढ़ना, आप यहां तक का पढ़ना, नंबर वगैरह बेटा थोड़े दिन बाद मैं शेयर करूंगा, अभी अपन चलने देते हैं। हाँ, बुक एलन का ही पढ़ना है, जो भी मॉड्यूल, जो भी बुकलेट आपको पीडीएफ फॉर्म में दी हुई है ना, वहां से आपको पढ़ना है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मैं आपको हैंडआउट शेयर कर देता हूं। मैंने हैंडआउट, कल का वीडियो बिल्कुल आपके अकाउंट में मिल जाएगा बेटा यार। मैंने आज का भी ये लेक्चर जो था, ये हैंडआउट मैंने आपको शेयर कर दिया है ना, आज का भी। नहीं, एनसीईआरटी का फिलहाल ये सब चैप्टर्स जो है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा। अभी तो अपन वो पढ़ रहे हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट है चीजें, इंपॉर्टेंट मतलब कि आगे आने वाले हमें फिजिक्स में काम आएंगी, है ना। ये ऐसे चैप्टर नहीं है कि इनसे कुछ आपको एनसीईआरटी में मिलेगा या कुछ, ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है जो हमें आना चाहिए। क्योंकि वैसे तो क्या उम्मीद की जाती है कि आप 9th-10th में ये सब पढ़ के आते होंगे, पर दिक्कत ये होती है ना कि 9th-10th में काफी बच्चे ओवर स्मार्ट बनने में रह जाते हैं, है ना। फिर वो ओवर स्मार्टनेस वाले बच्चे फिर यहाँ पे टिक नहीं पाते ज्यादा दिन, तो उनको सिखाने का पर्पज है यहाँ पर। और जिन्होंने अगर ईमानदारी से पढ़ा है, मैं 100% कह सकता हूँ कि वीडियो हमेशा के लिए सेव कैसे करें यार, ये मुझे भी नहीं पता यार, वीडियो हमेशा के लिए सेव कैसे करें। और ये पीडीएफ हमेशा ऐप में रहेंगे ये भी मुझे नहीं पता, बस इतना है कि हाँ आप साथ के साथ डाउनलोड करते जाएं और जैसे भी आपकी सुविधा बैठे एक पेन ड्राइव या कहीं पर आप उनको स्टोर करते जाएं, ताकि कभी को अगर यहाँ से हट भी जाए ना तो अपने पास सेव रहे, है ना। फोन में है तो फोन में तो क्या होता है, कभी फोन का डेटा डिलीट हो गया, ये सब प्रॉब्लम। मॉड्यूल बेटा टाइम लगता है, यहाँ से अगर कोरियर होकर जाएंगे तो फिर दिक्कत आती है। डाउनलोड के बाद वही दिक्कत है कि हो सकता है फोन में कभी फोन मेमोरी या लैपटॉप मेमोरी इधर उधर उड़ गई या डिलीट हो गए गलती से, तो फिर पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। पीडीएफ डाउनलोड कर लिया आपने आज का, और थैंक यू सो मच। सॉफ्ट कॉपी कब मिलेंगे, ये सॉफ्ट कॉपी होती है बेटा जो अपन भेजते हैं ना, ये पीडीएफ और जो मैंने आपको आपके अकाउंट पर भेजी, इसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी होती है जो प्रिंट होके आपको मिलती है, वो होती है हार्ड कॉपी। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए। थैंक यू, बाय।